नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में हमने पॉलिटी के लगभग 40 से ज्यादा लेक्चर कर लिए हैं और उन लेक्चर्स के माध्यम से हमने उन सभी तथ्यों को देख लिया है जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने उतना भी देखा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप पॉलिटी के कम से कम 80% से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 40 वीडियो में ही कैसे कवर किया, क्योंकि हमने यह देखा कि पैटर्न क्या है, क्या मुख्यतः पूछ रहा है। आप पूरी लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाएंगे, याद नहीं होगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे और अपने आप में बहुत बल की बुक है। हमने क्या किया, उसका जिस्ट निकाला। जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी को हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से अब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मतलब एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे। हमने पॉलिटी पूरा कवर कर लिया है। आज से हम शुरू करेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में भी जो प्रमुख चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है परीक्षाओं में, उन्हीं को हम सबसे ज्यादा कवर करेंगे। हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आपका पर्यावरण है यह दरअसल होता क्या है, इसकी कौन सी बेसिक चीजें हैं तो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। आप यह ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट होंगे साइंस से और कुछ स्टूडेंट होंगे नॉन साइंस से। तो हमारा प्रयास यह होगा कि चाहे वह साइंस का स्टूडेंट है चाहे वह नॉन साइंस का स्टूडेंट है, उन सबको बात बराबर समझ में आए। हो सकता है जो बेसिक लेक्चर्स होंगे या जो शुरुआती क्लासेस हों उनमें आपको लगा कि चीजों को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इतना बेसिक नहीं बताना था। लेकिन जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने साइंस कभी पढ़ी ही नहीं है, हमको उनके स्तर से भी चलना है। इस तरह से चीजों को कवर करना है कि वह किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसको चीज आसानी के साथ समझ में आए और वह उसकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो इस हिसाब से हमको चलना है। आज हम बेसिक रूप से समझेंगे एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके बेसिक जो फैक्टर्स हैं वह कौन कौन से हैं, बेसिक जो चीजें हैं वह कौन कौन सी हैं, इन सबको आज हम समझेंगे। सबसे बेसिक चीज, पर्यावरण है क्या, एनवायरनमेंट क्या है। आपका घर है और आप अपने घर में रहते हैं। आपके घर के आसपास क्या है, रोड होगा, पेड़ पौधे होंगे, आपको धूप मिलती है, आपको पानी मिलता है, मतलब बरसात होती है, आपको रात में चांद की रोशनी मिलती है। यानी आपके आसपास जो कुछ है वह क्या है, पर्यावरण है। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, जैसे पेड़ है, धूप है या फिर कोई जानवर है, वह भी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। यानी आपके आसपास जो कुछ है वह क्या है, पर्यावरण। या उन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, पर्यावरण। बिल्कुल बेसिक लेवल पर इसमें से कुछ क्या है, सजीव है, मतलब उनमें जान है। जैसे आपका जानवर, वह क्या है, सजीव है। कुछ आपके क्या है, निर्जीव है, मतलब उनमें जान नहीं है। जैसे आपका क्या हो गया, सड़क हो गया, यह भी क्या होगा, इन्वायरमेंट का हिस्सा। आपके पेड़ हो गए, आपका धूप हो गया, पानी हो गया। तो इस तरह से चीजें हैं। लेकिन आपको यह थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अजीब कैसे, एक तरफ हम बात कर रहे हैं सजीव की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं निर्जीव की। तो क्या पेड़ों को किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, धूप कैसी है। इन्वायरमेंट के केस में या फिर साइंस के केस में इसके लिए अलग अलग टर्म इस्तेमाल होते हैं और वही आपसे पूछा जाता है। बेसिक आपने यह समझा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। आपके आसपास जो भी चीजें हैं उन सबको मिलाकर कहेंगे इन्वायरमेंट। वह नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी। जैसे घर क्या है, मैन मेड है। सड़क क्या है, मैन मेड है। लेकिन धूप क्या मैन मेड है। तो मैन मेड मतलब जिसको इंसानों ने बनाया है, और जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक रूप से है। उन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे जल, वायु, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और मानव निर्मित तत्व भी हैं, जैसे भवन, संपत्ति आदि। यह हमने पहले ही समझ लिया। तो आपका पर्यावरण है वह दो प्रकार का होता है, एक आपका बायोटिक और एक आपका एबायोटिक। अभी हम इसको समझते हैं। भारत में क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और यह अधिनियम कब का है, 1986 का। हम कोर प्रिंसिपल को देख रहे हैं, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। पर्यावरण क्या है यह हमने बेसिक समझ लिया। भारत में पर्यावरण का संरक्षण हो इसके लिए अधिनियम है। अधिनियम कब आया, 1986 में। अर्थात यह नियमों के तहत है कि पर्यावरण का प्रोटेक्शन किया जाए। अब यह अधिनियम आया क्यों, 1984 में एक घटना हुई। घटना क्या हुई, भोपाल में हो गई गैस त्रासदी, बहुत बड़ी एक गैस दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना के बाद सरकार को यह लगा, या फिर यह डिमांड भी खूब तेजी से हुई, कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाना चाहिए। नियमों के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, और जो आपका यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसी के तहत या फिर इसकी अनुमति के बाद ही संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। अभी क्या व्यवस्था है, अगर आपको कोई संस्था बनानी है, आपको कोई कंपनी खोलनी है, तो आपको क्या लेना पड़ता है, पर्यावरण विभाग से अनुमति। और वह अनुमति कैसे मिलती है, इसी अधिनियम के आधार पर। तो भोपाल में हो गई गैस त्रासदी, कब हुई, 1984 में।
उसी के बाद इस संस्था को बनाया गया। तो आपका यह अधिनियम है, इसने पर्यावरण को किस तरह से परिभाषित किया है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे जल, वायु और भूमि और जल यानी सब कुछ क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड, यानी मानव जाति और भी जो जीवित प्राणी है, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, संपत्तियां हैं। संपत्ति आप जरूर याद रखिएगा, आपको यह भूल जाएगा कि क्या भूमि, भवन यह सब भी शामिल है। यह सब भी शामिल है कहाँ पर? पर्यावरण में। इन सब के बीच जो रिलेशन है, इसी को कहेंगे क्या? पर्यावरण। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप which exists among and between water, air and land and human being। कुल मिलाकर मतलब यही है कि इन सब के बीच जो इंटर रिलेशन है, उसी को कहा जाएगा पर्यावरण। बात आप समझ गए। तो हमने एक तथ्य देखा, भोपाल गैस त्रासदी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है? एक तो यह हुआ कहाँ? भोपाल में, हमने देख लिया कब हुआ। दूसरा पूछा जाता है कंपनी कौन सी थी। तीसरा पूछा जाता है गैस कौन सी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि किस गैस के रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी। तो इसको हम समझ लेते हैं। गैस का नाम है मिथाइल आइसोसोनाइट। यह गैस आप ध्यान रखेंगे। कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइन इंडिया लिमिटेड। और यह कंपनी थी कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिका की एक कंपनी है यूनियन कार्बाइन कारपोरेशन, यूसीसी। यह कंपनी है। इस कंपनी की एक शाखा है, यानी कि भारतीय शाखा है, का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइन इंडिया लिमिटेड। और यह शाखा थी कहाँ पर? भोपाल में। यहीं पर गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसोनाइट। और इसी के कारण से यह हादसा हुआ था। दिन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दिन कौन सा था? 2 दिसंबर 1984। गैस का नाम हमने देख लिया। टैंकर नंबर कौन सा था? 610। यानी एक टैंकर था, टैंकर में गैस थी और वह गैस हो गई लीक। और उसके कारण क्या हो गया? गैस पूरे प्रदेश में फैल गई, यानी पूरे भोपाल में गैस फैल गई। इससे हुआ क्या? रात में लोग सो रहे थे, क्योंकि यह रिसाव रात में हुआ था। रात में लोग सो रहे थे और सोते-सोते ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि लगभग 5,295 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन 5,58,000 लोग घायल हुए थे, यानी उन पर असर हुआ था। किसी का फेफड़ा खराब हो गया, आँखों में दिक्कतें आ गई, कोई अंधा हो गया, साँस लेने में तकलीफ होने लगी लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। लेकिन कुछ एनजीओ हैं, कुछ संस्थाएँ हैं, वह कहती हैं कि कम से कम 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा था। सरकार के लिए एक बड़ी सीख थी कि उसने अभी तक ऐसे अधिनियम क्यों नहीं बनाए हैं, जो इस तरह की कंपनियों को कंट्रोल कर पाए। उनके जो नियम कानून है पर्यावरण को लेकर, उन पर वह निगरानी रख पाए। बहुत सारे लोग जब प्रभावित हो गए, तब जाकर सरकार ने काम किया और 1984 में इस हादसे के बाद 1986 में संस्था बनी या फिर अधिनियम बना। तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ? इसका जो सीईओ था वॉरेन एंडरसन, पहले इसको पकड़ा गया, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको छोड़ दिया गया। तब भाग गया अमेरिका। अंततः 1989 में अमेरिका ने क्या किया? कुछ पैसे दे दिए, लगभग कितने? 750 करोड़। और फिर इस केस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। आज भी लोग इस केस की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। फिलहाल भोपाल गैस त्रासदी का मामला था। उसी के बाद आपका अधिनियम बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे हम देख लेते हैं। अब आपसे एक तथ्य पूछा जाएगा, जो आपका पर्यावरण है, इसके घटक कौन से हैं? इनकी बात अभी हमने पीछे की थी। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है? एक आता है आपका जैविक घटक, अर्थात बायोटिक। का मतलब क्या? जितने भी आपके जीवित प्राणी है, इनको कहा जाएगा बायोटिक। और यह एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। तो पर्यावरण के घटक में दो चीजें हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक में कौन सी? जीवित प्राणी जो एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें भी कैटेगराइजेशन है। एक आपके क्या है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, तो मुख्यतः खाना बनाते हैं। तो यह हो गए कौन? आपके उत्पादक। एक आपके हो गए उपभोक्ता। उत्पादक ने जो खाना बनाया है, उसको यह खाते हैं। इनमें कौन आएगा? मानव भी आएगा, जीव जंतु भी आएंगे, कीट पतंगे भी आएंगे, जानवर भी आएंगे। ये सब क्या खाते हैं? कोई घास खाता है, कोई क्या करता है? फूलों से रस लेता है। तो एक है आपके उत्पादक, वह प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद आपके है उपभोक्ता, वह उसको कंज्यूम करते हैं। फिर आते हैं आपके अपघटक, तीसरी कैटेगरी। यह क्या करते हैं? जो कुछ बचता है, उत्पादक ने उत्पादित किया, उपभोक्ता ने उपभोग कर लिया, और हो सकता है कि पूरा का पूरा कंज्यूम ना हुआ हो। उस केस में क्या होगा? जो बचा हुआ सामान है, उसको यह अपघटक क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। बहुत साधारण भाषा में हम समझ रहे हैं। अगर आप डीप फिलॉसफी में जाएँगे या फिर डीप नॉलेज में जाएँगे, वह बहुत लेंदी हो जाएगा। नॉन साइंस के जो बच्चे हैं, उनके लिए कठिन हो जाएगा। साधारण भाषा में क्या है? उत्पादक ने
चीजों को पैदा किया, उपभोक्ता ने उसका इस्तेमाल किया और जो कुछ बच गया उसको समाप्त किया अपघटक ने या बेसिक चीज हो गई। तो हमने क्या देखा? बायोटिक। दूसरा देखें हम एबायोटिक। निर्जीव तत्व इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो आपके जैविक घटक हैं, मतलब जो आपके बायोटिक हैं, उनके लिए यह बेस देते हैं। जैसे अभी हमने ये देखा, उत्पादक यह खाना बना रहा है। इसको हम और सरल भाषा में समझें, जैसे आपका पेड़ है, पेड़ CO2 लेता है और O2 देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है उपभोक्ता, लेकिन इस CO2 का इस्तेमाल करता है पेड़ खाना बनाने के लिए। तो ऐसे भी कई सारे घटक हैं जिनका उपयोग किया जाता है जैविक घटकों द्वारा उत्पादन और उपभोग के दौरान। अब इसमें क्या-क्या हो सकता है? आपका पानी हो सकता है, जल हो सकता है, धूप हो सकता है, जो क्या करेंगी? सहयोग करेंगी। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। जल हो गया इसमें, वायु हो गई इसमें, भूमि या फिर मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, यह सब कुछ किसमें शामिल है? एबायोटिक में। बायोटिक और एबायोटिक 2 चीजें हो गई। आगे हम देखते हैं, फिर एक तथ्य आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। यह क्या है? इनको भी हम कैटेगराइज करके देखते हैं और उससे पहले हम यह समझते हैं कि यह पर्यावरणीय कारक है क्या? एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? यह कारक है। कारक मतलब इनका प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण में जो कुछ परिवर्तन होता है वह किसके कारण से होता है, उसी को कहेंगे पर्यावरणीय कारक। अब इनमें भी आपके अजैविक कारक आएंगे, जैसे आपका पानी है, हवा है, तापमान है, प्रकाश है, मिट्टी है और भौगोलिक कारण, यानी भौगोलिक स्थिति क्या है? कोई ऊंचाई पर है, मतलब हिमालय पर है, या फिर कोई पठार में है, कोई समुद्र के किनारे है, तो वहाँ का भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्या हो गए आपके अजैविक कारण। फिर है आपके जैविक कारण। यह कौन से हैं? जैसे परजीवीकरण और परभक्षण। परजीवीकरण मतलब क्या? एक दूसरे पर यह डिपेंड है और परभक्षण मतलब एक दूसरे को यह खाते हैं। अब यह क्या हो गया? पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं घास है, तो घास को कितनी तेजी से खाया जाएगा, यह डिपेंड करेगा कहीं न कहीं कि पर्यावरण में परिवर्तन कैसे होगा। परभक्षण, परभक्षण का मतलब यह शब्द देके आपसे पूछेगा कि यह दरअसल में क्या है? परभक्षण का मतलब यह, जैसे आपका शेर है और आपका हिरण है, यानी शेर का भोजन कौन है? हिरण है। तो यह शिकार कितनी तेजी से होगा? अगर धीमा हो गया, तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर तेज हो गया, तो हिरणों की संख्या घट जाएगी और अंततः क्या होंगे? शेर भी घट जाएँगे। कैसे? मान लेते हैं 100 शेर हैं और 1000 हिरण हैं। इनकी जनसंख्या यह भी बढ़ रही है 10% से, इनकी जनसंख्या यह भी बढ़ रही है 10% से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपका जो शेर है, वह खाएगा किसको? हिरण को। हो सकता है एक शेर ने एक हिरण को खा लिया, तो अब यह कितने बचे? 99, यह बचे आपके 999। यह क्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर एक शेर ने 2 हिरण को खा लिया, तो यह क्या हो जाएगा? 998, मतलब अगले 99 जो आपके शेर हैं, इनके लिए भोजन क्या हो गया? कम हो गया। कैसे? आनुपातिक रूप से। इसी तरीके से मान लेते हैं 2 शेर हैं और इन 2 शेरों ने क्या किया? मिलकर खाया 1 हिरण। तो अब इससे क्या होगा? शेर तो बचेंगे आपके 98, लेकिन हिरण बचेंगे आपके 999, मतलब हिरण बढ़ जाएँगे और इससे क्या होगा? पर्यावरण में परिवर्तन। तो परभक्षण की वजह से भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आपका सहजीवन। का मतलब क्या है? एक दूसरे पर यह डिपेंड है। परजीवीकरण में क्या है? उपभोग हो रहा है, यानी घास बनी और घास को खा लिया किसी ने, दोनों को लाभ नहीं हुआ। घास अलग वजहों से बढ़ेगी, लेकिन सहजीवन में क्या है? एक दूसरे पर यह डिपेंड है। इसके 2 पार्ट हैं। एक आपका है म्यूचुअलिज़्म, मतलब जैसे आपके लाइकेन है, कवक है, शैवाल है, यह सब इसमें शामिल होंगे। इन दोनों का विकास क्या होगा? एक साथ होगा, यानी एक होगा तभी दूसरा होगा। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। जैसे अगर पानी नहीं होगा तो लाइकेन नहीं होगा, लाइकेन नहीं होगा तो मछलियाँ नहीं होंगी। हम एग्ज़ाम्पल के लिए समझ रहे हैं। यानी एक दूसरे पर क्या है यह? डिपेंडेंट है। दूसरा है आपका कमेंसलिज़्म, यह एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुँचाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इनके रहने के लिए ही, मतलब एक्जिस्टेंस के लिए ही ज़रूरी है, जब एक चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ होगी और यहाँ क्या है? सहयोग करते हैं। अगर एक चीज़ है, दूसरी नहीं है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए रहे, लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अब इनमें अंतर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे उपभोग हो रहा था, घास को खाया जा रहा था। यहाँ पर आप देख रहे थे उपभोग हो रहा था, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है? खा नहीं रहे हैं, बल्कि ज़रूरी है दोनों का एक साथ रहना और यहाँ पर भी क्या है? उपभोग नहीं हो रहा है, बल्कि
ज़रूरी है दोनों का एक साथ होना। यहाँ पर क्या है म्यूचुअलिज़्म में कि एक होगा तभी दूसरा होगा। यहाँ पर क्या है, एक हो सकता है अगर दूसरा नहीं है, लेकिन क्या होगा उसकी संख्या सीमित हो जाएगी और धीरे-धीरे वह कम हो जाएगा। फिर है आपका प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। इसमें क्या होता है, जैसे 2 पेड़ हैं, आपने सुना होगा कि एक कोई क्षेत्र है, उसमें 2 पेड़ हैं। जो आपका बड़ा वाला पेड़ होता है, वह क्या करता है क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी होंगी, तो वह क्या करेगा ज़्यादा पानी सोख लेगा और क्योंकि यह पेड़ बड़ा है, तो इसकी पत्तियाँ बड़ी है, तो यह क्या करेगा प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो इससे क्या होता था, जो छोटा वाला पेड़ था, वह समाप्त हो जाता था। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, आपने गाँवों में देखा होगा, खेत होता है, खेत में होता है पेड़ और मान लेते हैं पेड़ है आपका आम का या फिर किसी और चीज़ का, यह आपके खेत में है। तो इसके नीचे आप देखेंगे, तो जो उत्पादन है, वह उत्पादन बहुत कम होगा। इसके नीचे पेड़-पौधे नहीं होंगे। एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको समझ रहे हैं। यानी जो बड़ा पेड़ है, वह छोटे पेड़ों को समाप्त कर देता है, कॉम्पिटिशन होगा दोनों में। जो ताकतवर होगा, वह आगे निकल जाएगा और वही जीवित रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कॉम्पिटिशन। अब देखिए, यह ना तो एक-दूसरे पर डिपेंड है, ना एक-दूसरे को यह सहयोग कर रहे हैं। यह डिपेंड है किसी तीसरी चीज़ पर, जैसे धूप पर डिपेंड है, पानी पर डिपेंड है, दोनों डिपेंड है किसी तीसरी चीज़ पर। लेकिन जो ज़्यादा ले पाएगा, इनमें कॉम्पिटिशन है। जो ज़्यादा ले पाएगा, वह जीवित रहेगा, जो कम ले पाएगा, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। यह क्या हो गया कॉम्पिटिशन। फिर आपका एक है मानवीय कारक। मानवीय कारक कौन-सा? जैसे कृषि है, उद्योग है, शहरीकरण है, प्रदूषण है, यह सब क्या है? मानवीय कारक। तो पर्यावरण के कारक कितने हैं? वो कारक है मुख्यतः हम जिसको कैटेगराइज़ करते हैं, एक अजैविक, एक जैविक। जैविक कारणों में कई सारे कारण हैं, जैसे परजीवीकरण, परभक्षण, सहजीवन, प्रतिस्पर्धा, मानवीय कारक। क्योंकि मानव भी क्या है? जीव है। तो मानव भी किसमें आ गया? जैविक कारक में। इन सब की वजह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। ये जो आपके टर्म्स हैं, यह इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो बहुत बेसिक प्रिंसिपल हैं पर्यावरण के, वह हमने समझ लिया। पर्यावरण की सीरीज़ में हम वीडियो को छोटा रखेंगे क्योंकि जब अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको समझना थोड़ा टफ होता है, स्पेशली अगर किसी का बैकग्राउंड वह नहीं है। इसको हम यह मान के चल रहे हैं कि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं, वह भी आसानी के साथ समझ पाएँ और ना तो कोई तथ्य छूटे और ना कोई चोरी छूटे। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। जल्द ही हम अगले वीडियो के साथ आएँगे और उसमें हम चीज़ों को और आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।